सभी को नमस्कार। स्वागत है कक्षा 11 की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का। हिस्ट्री में आज जो हमारा अध्ययन बिंदु या टॉपिक जो रहेगा वो है चंगेज़ खान का जीवन वृत्त। जीवन वृत्त से तात्पर्य है चंगेज़ खान का जीवन परिचय या उसका जीवन किस प्रकार से बीता, उसकी प्रारंभिक जीवन की परिस्थितियाँ क्या थी, वो हम इस अध्ययन बिंदु के माध्यम से समझेंगे, जो कि आपका पाठ संख्या 5 से संबंधित है। देखिए, पुस्तक का पृष्ठ संख्या नंबर 110 अर्थात 110 पर ये अंकन है आपका। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं चंगेज़ खान का जीवन वृत्त। चंगेज़ खान का जन्म 1162 ईस्वी, ध्यान रखना है, 1162 ईस्वी के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। कब हुआ जन्म? 1162 में, और मंगोलिया के उत्तरी भाग के ओनोन नदी, ठीक है, ओनोन नदी के निकट हुआ था। उसका प्रारंभिक नाम है वो तैमुजीन था। चंगेज़ खान का वास्तविक नाम क्या था? तैमुजीन। उसके पिता का नाम येसुजेई था, जो कि कियात कबीले का मुखिया था। यानी पिता का नाम येसुजेई, चंगेज़ खान का स्वयं का नाम तेमुजीन, और जन्म हुआ 1162 में मंगोलिया के उत्तरी भाग के ओनोन नदी के निकट। पिता का नाम येसुजेई थे और ये कियात कबीले का मुखिया था। ये एक परिवारों का समूह था जो बोर्जिगिद कुल से संबंधित था। चंगेज़ खान के कुल का क्या नाम था? बोर्जिगिद, ठीक है। उसके पिता की अल्पायु में ही हत्या कर दी थी। यानी ये कबीला था, मजबूत कबीला था, कियात कबीला था, लेकिन आपस में हमने पूर्व की परिस्थितियों में पढ़ा है कि यहाँ पर जो है आपसी संघर्ष होते रहते थे। इसके चलते चंगेज़ खान के पिता की हत्या भी, जब चंगेज़ खान छोटा था तभी उनकी हत्या है उनके शत्रु कबीलों के द्वारा कर दी गई थी। और उसकी माता, जिनका नाम था ओलून ईके, चंगेज़ खान की माता का नाम भी आपको याद रखना, ओलेनेकू ईके, ने तेमुजीन और उसके सगे और सौतेले भाइयों का लालन पालन बड़ी ही कठिनाई से किया। यानी बड़ी मुश्किल से उनका पालन पोषण किया। 1170 का दशक विपर्यायों से भरा हुआ था। विपर्याय यानी कठिनाइयाँ या मुसीबतें, ठीक है। तेमुजीन का अपहरण कर उसे दास बना लिया गया। तेमुजीन यानी चंगेज़ खान, उसका अपहरण कर लिया गया, उसे दास बना लिया गया, और उसकी पत्नी जिसका नाम था बोर्टे, ठीक है, याद रखना आपको, बोर्टे का भी विवाह के उपरांत अपहरण कर लिया गया और अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए उसे लड़ाई लड़नी पड़ी। चंगेज़ खान को अपनी पत्नी, जिसका बोर्टे नाम था, उसका अपहरण कर लिया गया था, और ऐसे में चंगेज़ खान को भी कठिनाइयों का सामना है वो करना पड़ा। विपत्ति के इन वर्षों में भी वह अनेक मित्र बनाने में कामयाब रहा। वो मिलनसार स्वभाव का था और ऐसे में उसके स्वभाव के चलते उसके कई मित्र भी बने। नवयुवक बोगुरचू, ये चंगेज़ खान का मित्र था, बोगुरचू, जिसका प्रथम मित्र था और सदैव एक विश्वस्त साथी के रूप में उसके साथ रहा, उसका साथ दिया उसने। उसका सगा भाई, जिसका नाम था जमुका, यानी सगा भाई, जिसे उस समय वहाँ की मंगोलियाई भाषा में आंडा कहा जाता था उनको, तो सगा भाई जिसका नाम था जमुका, वो भी उसका दूसरा विश्वसनीय मित्र था। अपने पिता के विश्वसनीय मित्र था। तेमुजीन ने केराइट लोगों के शासक व उसके पिता के वृद्ध सगे भाई तुगरिल उर्फ ओंग खान के साथ पुराने रिश्तों की पुनर्स्थापना की। चंगेज़ खान ने अपनी परिस्थिति को मजबूत बनाने के लिए उसने केराइट और पिता के सगे भाई तुगरिल उर्फ ओंग खान के साथ भी उसने जो रिश्ते खो दिए थे, उन रिश्तों की पुनर्स्थापना की, पुनः संबंध स्थापित किए। यद्यपि जमुका उसका पुराना मित्र था, यानी जो उसका भाई था, बाद में वो उसका शत्रु बन गया। 1180 और 1100 के दशकों में तेमुजीन ओंग खान का मित्र रहा और उसने इस मित्रता का इस्तेमाल जमुका जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों को परास्त करने के लिए किया। ये भाई जमुका, जो कि उसका अपना भाई था और उसका मित्र भी था, लेकिन बाद में जब उसका शत्रु बन गया तो 1180 से 1190 के दशक में, यानी 10 सालों के उपरांत, तेमुजीन जो है ओंग खान, जो कि उसके वृद्ध पिता का सगा भाई था, और उसके साथ उसने संबंधों की पुनर्स्थापना की थी और इसका इस्तेमाल उसने जमुका जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों को परास्त करने के लिए किया। जमुका को पराजित करने के बाद तेमुजीन
में काफ़ी आत्मविश्वास आ गया था। उसने अपने भाई को परास्त कर दिया था और धीरे धीरे वो उसकी स्वयं की शक्ति भी बहुत बढ़ रही थी। अब वह अन्य कबीलों के विरुद्ध युद्ध के लिए निकल पड़ा। यानी चंगेज़ खान है वो धीरे धीरे प्रभावशाली बनता जा रहा था, स्थितियाँ उसके अनुकूल होती जा रही थी। इनमें से उसके पिता का हत्यारे शक्तिशाली तातार कैराइट और खुद ओंग खान, जिसके विरुद्ध उसने 1203 में युद्ध छेड़ा। ये उसके पिता का हत्यारा था, तातार कैराइट था, और खुद ओंग खान वो भी कहीं ना कहीं इस षड्यंत्र में शामिल था। तो या फिर उसकी मजबूत परिस्थितियों के चलते चंगेज़ खान बाद में इसका विरोधी हो गया और 1203 में उसने इन दोनों के खिलाफ है ये वो युद्ध छेड़ दिया। 1206 में शक्तिशाली जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से उसने पराजित करने के बाद तैमुजिन स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। उसने जमुका को भी पराजित कर दिया पूरी तरह से। ओंग खां और तातार कैराइट के विरुद्ध भी इसने युद्ध छेड़ दिया और इस प्रकार से उसने स्टेपी क्षेत्र के राजनीति में एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उसने प्रवेश किया और उसकी इस प्रतिष्ठा को मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा, जिसका नाम था कुरिलताई, ठीक है, कुरिलताई में उसे मान्यता मिली। यहाँ पे प्रश्न भी पूछा जाता है कि कुरिलताई क्या है। तो कुरिलताई है मंगोल की सरदारों की एक सभा, जिसे कुरिलताई के नाम से जाना जाता है। उसे चंगेज़ खान, इसी कुरिलताई सभा ने उसे चंगेज़ खान, समुद्री खान या सार्वभौम खान की उपाधि भी उसे प्रदान की और मंगोलों का महानायक अर्थात खान या ग्रेट खान भी घोषित किया। उसे मंगोलों का महानायक भी बनाया। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि कुरिलताई कौन थी। तो कुरिलताई मंगोल सरदारों की एक प्रभावशाली सभा थी। चंगेज़ खान, इसी सभा ने उसे चंगेज़ खान, समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि है वो प्रदान की थी, जिसने उसे महानायक भी उसे बताया, ग्रेट खान या खान के नाम से भी उसे घोषित किया। 1206 में कुरिलताई से मान्यता मिलने से पूर्व चंगेज़ खान ने मंगोल लोगों को एक सशक्त अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में पुनर्गठित कर लिया था। देखो, चंगेज़ खान स्वयं एक अनुशासित था और ऐसे में जब उसे कुरिलताई से महान खान, समुद्री खान या सार्वभौम शासक के रूप में जब उसे मान्यता मिल गई तो उसने अब मंगोल लोगों को एकत्रित किया। उससे पूर्व भी उसने मंगोलों को एकत्रित कर लिया था और एकता के सूत्र में बांधकर एक अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में उसने पुनर्गठित कर लिया था, जिससे उसके भविष्य में किए गए सैन्य अभियान की सफलता एक प्रकार से तय हो गई कि आगे भी भविष्य में भी अगर किसी भी प्रकार का सैन्य अभियान करता है तो उसकी सफलता निश्चित ही। कारण था कि उसने अनुशासित रूप से अपनी मंगोल सेना को तैयार किया था और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण उनको दे रखे थे और उसके प्रति वफादार थे। तो ऐसी स्थिति में उसके लिए आगामी आने वाली सफलता भी उसके लिए जो है सिद्ध हो गई थी। उसकी पहली मंशा यानी इच्छा, चीन पर विजय प्राप्त करने की। और उस समय चीन है वो 3 भागों में विभक्त था, यानी बटा हुआ था। और वो 3 भाग थे। उत्तर पश्चिमी प्रांत के तिब्बती मूल के सीसिया लोग, पहले तो इनको हराना था। सीसिया लोग थे जो कि तिब्बती मूल के निवासी थे। दूसरा, जरचन लोगों के चीन राजवंश जो पैकिंग से उत्तरी चीन क्षेत्र का शासन चला रहे थे। और तीसरा था शुंग राजवंश, जिसके आधिपत्य में दक्षिणी चीन था। तो ये 3 उसके चीन है जो 3 भागों में बटा हुआ था और तीनों के ऊपर अलग अलग लोगों का आधिपत्य था। और चंगेज़ खान की मंशा थी कि चीन के ऊपर विजय प्राप्त करे। ठीक है, चीन मंगोलिया के जिस पास में है। 1209 में चंगेज़ खान ने सीसिया लोग उनको परास्त किया और जो है तिब्बती मूल का जो उत्तर पश्चिमी प्रांत था उसके ऊपर उसने अधिकार कर लिया। 1213 में चीन की महान दीवार का अतिक्रमण भी उसके द्वारा हो गया। 1215 में पैकिंग नगर के ऊपर भी उसने चढ़ाई की, आक्रमण किया और उस नगर को भी उसने खूब लूटा जो है मंगोलों ने। चीन वंश के विरुद्ध 1234 तक लंबी लड़ाइयाँ चली, पर चंगेज़ खान अपने अभियानों की प्रगति से खूब संतुष्ट था। हालांकि यहाँ पर उसे आसानी से सफलता नहीं मिली है 1234 तक, लेकिन फिर भी उसे लगातार है वो प्रगति मिल रही थी और ऐसे में भी वो संतुष्ट था कि वो आगे बढ़ रहा है। इसलिए उस क्षेत्र के सैनिक मामलों अपने अधीनस्थों की देखरेख में छोड़कर 1216 में मंगोलिया स्थित अपनी मातृभूमि में लौट आया कि जहाँ तक उसने यहाँ पर सफलता अर्जित की थी उसे वो अपने
अधीनस्थों या अधिकारियों के देखरेख में छोड़ दिया और अपनी सेना के बहुत सारे सैनिक हैं वहाँ छोड़ दी ताकि वहाँ पे व्यवस्था है वो देख सके और वो आगे बढ़े और स्वयं थोड़े समय के लिए 1216 में वो मंगोलिया अपनी मातृभूमि के लिए लौट आया था। 1218 में खिता काराखिता की पराजय के बाद जो चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित तिएन शान की पहाड़ियों को नियंत्रित करती थी मंगोलों का साम्राज्य अमुदरिया। देखिए मंगोलों का साम्राज्य अमुदरिया, तुरान और ख्वारिज़्म राज्य तक विस्तृत हो गया था। मंगोल काफ़ी आगे बढ़ चुके थे, उन्होंने अपना साम्राज्य काफ़ी विस्तृत है वो कर लिया था। ख्वारिज़्म का सुल्तान जिसका नाम था मोहम्मद, ठीक है, चंगेज़ खान के प्रचंड कोप का भाजक बना। यानी ख्वारिज़्म के सुल्तान को कोप का भाजन क्यों बनना पड़ा या चंगेज़ खान के गुस्से का भाजन क्यों बनना पड़ा, तो उसके पीछे हम कारणों को देखते हैं। क्योंकि उसने मंगोल दूतों का वध कर दिया था, ठीक है। ख्वारिज़्म का सुल्तान था जिसका नाम था मोहम्मद और वो चंगेज़ खान के गुस्से का कारण बना। उसके कारण के पीछे मौजूदा कारण थे कि उसने मंगोल दूतों का वध कर दिया था। 1219 और 1221 तक के अभियानों के में बड़े नगरों जिसमें ओट्रार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुरगंज, मर्व, निशापुर और हेरात ने मंगोल सेनाओं के सम्मुख समर्पण कर दिया। यानी चंगेज़ खान की बढ़ती हुई परिस्थिति और उसका प्रभाव, और उसने बहुत सारे नगरों में जनसंहार किया था, उनका वध कर दिया था और चारों तरफ एक तरह से ऐसा माहौल उत्पन्न कर दिया था कि अपने आप ही ये बड़े बड़े नगर है वो चंगेज़ खान के सामने झुकते चले गए, या इन नगरों ने चंगेज़ खान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जिन नगरों ने प्रतिरोध किया, यानी जो चंगेज़ खान के सामने नहीं झुके, उनका विध्वंस कर दिया गया। विध्वंस का अर्थ होता है तहस नहस या नाश कर देना। निशापुर में घेरा डालने के दौरान जब एक मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई, जब वो निशापुर की तरफ आगे बढ़ रहा था उस दौरान एक मंगोल राजकुमार की हत्या किसने कर दी, तो चंगेज़ खान ने आदेश दिया कि, देखिए क्या आदेश है, नगर को इस तरह विध्वंस किया जाए कि संपूर्ण नगर में हल चलाया जा सके। यानी सबको मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए और नगर को खेत कर दिया जाए। खेत कर दिया जाए अर्थात जो है हल चलाने लायक उसको छोड़ दिया जाए। अपने प्रतिशोध यानी राजकुमार की हत्या के लिए को उग्र रूप देने के लिए ऐसा संहार किया जाए कि नगर के समस्त कुत्ते और बिल्ली भी जीवित नहीं रहने पाए। यानी कोई भी बचा नहीं रहना चाहिए, इवन कि वहाँ पर अगर कोई जानवर है तो उनको भी पूरी तरह से कुचल दिया जाए। तो इतना गुस्सा था क्योंकि यहाँ पर निशापुर में जब मंगोल सेना है वो घेरा डाली थी, उस दौरान किसी ने मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी थी और ऐसे में चंगेज़ खान ने अपना गुस्सा है निशापुर के ऊपर इस तरीके से उतारा कि यहाँ के सारे लोगों को मार दिया जाए और बशर्ते कि यहाँ के जानवरों को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाए और कुत्ते बिल्ली को भी यहाँ पे जीवित नहीं रहने दिया जाए। हालात ऐसे कर दो कि ये भूमि है वो जो है वो खेत योग्य हो जाए, यानी जो है खेत हो जाना, यानी समस्त सत्यानाश हो जाना, पूरी तरह से समाप्ति हो जाना। मंगोल सेनाएं सुल्तान मोहम्मद का पीछा करते हुए अजरबैजान तक चली आई थी। सुल्तान मोहम्मद जो कि ख्वारिज़्म का शासक था और जब यहाँ पे इसको भी कोप का भाजन बनना पड़ा था क्योंकि उसने मंगोल दूतों की हत्या कर दी थी और इसी के चलते चंगेज़ खान की सेना ने इसका पीछा किया था और अजरबैजान यानी रूस के इलाके की तरफ तक आ गई थी और क्रीमिया में रूसी सेनाओं को हराने के साथ साथ उसने कैस्पियन सागर को भी घेर लिया। यानी चंगेज़ खान की सेना लगातार है वो आगे बढ़ रही है। सेना की दूसरी टुकड़ी ने सुल्तान के पुत्र जलालुद्दीन का अफगानिस्तान और सिंध प्रदेश तक पीछा किया। नदी के तट पर चंगेज़ खान ने उत्तरी भारत और असम मार्ग से मंगोलिया वापस लौटने का विचार किया, परंतु असह्य गर्मी, प्राकृतिक आवास की कठिनाइयों तथा उसके शमन निमित्तज्ञ द्वारा दिए गए अशुभ संकेतों के आभास ने उसे अपने विचारों को बदलने के लिए बाध्य किया। चंगेज़ खान उत्तरी भारत के रास्ते या असम से होते हुए वो मंगोलिया लौटना चाहता था, लेकिन परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं थी। कि कारण था कि एक तो मौसमी बदलाव था जिसके कारण असहनीय गर्मी पड़ रही थी, प्राकृतिक आवास की कठिनाइयाँ यानी रास्ते भी दुर्गम थे और ऐसी स्थिति में उसके लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता उसके सैनिकों को रुकने करने के लिए। और उसके साथ ही शमन निमित्तज्ञ यानी कह सकते हैं जो ज्योतिष वगैरह होते हैं, जो
जो परिस्थितियों के बारे में पूर्व ज्ञान के आधार पर जानकारी देते हैं, तो उस आधार पे किसी ने उसे अशुभ संकेत जो है वो बताया कि उस रास्ते से जाना उसके लिए उचित नहीं है। तो इस प्रकार से उसने बाद में अपने इन संकेतों के चलते उसने अपने विचारों को बदल दिया और वो इस रास्ते नहीं आया। अपने जीवन का अधिकांश भाग युद्धों में व्यतीत करने के बाद चंगेज़ खान की 1227 ईस्वी में मृत्यु हो गई। चंगेज़ खान की मृत्यु 1227 में हुई है, ठीक है। उसकी सैनिक उपलब्धियां विस्मृत कर देने वाली थी। यानी चंगेज़ खान एक कुशल योद्धा था और उसने जो कम उम्र में बहुत ही जल्दी ही बहुत सारी जो है उपलब्धियां उसने हासिल कर दी थी, तो विस्मित कर देने वाली थी। ये बहुत हद तक स्टेपी क्षेत्र की युद्ध शैली के बहुत से आयामों और आवश्यकता अनुसार परिवर्तन और सुधार करके उसको प्रभावशाली युद्ध शैली के बहुत से आयामों को दोबारा पढ़ लिया है, प्रभावशाली रणनीति में बदल पाने का परिणाम था। ये कारण ये था कि ये स्टेपी क्षेत्र का निवासी था और यहाँ पर हमने पूर्व की परिस्थितियों में देखा है कि जो मंगोल लोग हैं वो या तो शिकारी संग्राहक होते थे या फिर पशुपालक होते थे। इसके चलते मंगोलिया की जो भूमि थी यहाँ लोग शिकार वगैरह करते थे और इसके चलते यहाँ के लोगों के अंदर जन्मजात ये खूबी थी कि वो शिकार करते थे और शिकार के लिए उनको तीर कमान चलाना या युद्ध शैली के विभिन्न आयाम हैं वो उनको पहले से ही उनकी परिस्थितियाँ उन्हें सिखा देती थी, क्योंकि ये मुख्य रूप से शिकारी होते थे, शिकारी संग्राहक लोग वगैरह। तो ये उनके अंदर ये गुण मौजूद थे और चंगेज़ खान के अंदर भी ये प्रभावशाली गुण है वो आ गया था। मंगोलों और तुर्कों के घुड़सवारी कौशल ने उसकी सेना को गति प्रदान की। यानी ये घुड़सवार अच्छे घुड़सवार हुआ करते थे। कौशल यानी होशियारी, जो कुशलता है उनके अंदर जो है शामिल थी, तो इसके चलते उन्हें इसमें काफ़ी जो है गति मिली। घोड़े पे सवार होकर उनकी तीरंदाजी का कौशल अद्भुत था। ये लोग घोड़े पे सवार होकर तीरंदाजी किया करते थे, यानी उनको ये प्रशिक्षण था कि वो आसानी से घोड़े पे सवार होकर जो है तीरंदाजी कर लिया करते थे और इसी काम में उन्हें महारत या कुशलता हासिल हो गई थी। इसके पीछे कारण था कि अपने दैनिक जीवन में जंगलों में पशुओं का आखेट करते समय ये ज्ञान है उन्होंने ये हासिल किया था, ये कौशल उन्होंने जो है पशुओं का आखेट यानी शिकार करते समय ये चीज़ें उन्होंने आसानी से उपलब्ध कर ली थी। उनके इस घुड़सवारी तीरंदाजी के अनुभव ने उनकी सैनिक गति को बहुत तेज कर दिया। स्टेपी प्रदेश के घुड़सवार सदैव फुर्तीले और बड़ी तेज गति से यात्रा करते थे। अब उन्हें अपने आसपास के भूभागों और मौसम की जानकारी हो गई थी, जिसने उन्हें अकल्पनीय कार्य करने की क्षमता भी प्रदान की। अब यानी जो स्टेपी क्षेत्र के अंदर रहने वाले घुड़सवार जो थे, जो शिकार भी करते थे या मंगोल जो थे, और उन्हें यहाँ पे पता था कि मौसम कैसा है और इस मौसम के चलते उन्हें हर मौसम की जानकारी थी, हर इलाके की जानकारी थी, जिसके चलते उन्हें यहाँ पर किस प्रकार से अपने कार्यों को क्षमता प्रदान करनी है तो वो उसके लिए अनुभवी हो चुके थे। उन्होंने घोर शीत ऋतु में युद्ध अभियान प्रारंभ किए और उनके नगरों और शिविरों में प्रवेश करने के लिए बर्फ से जमी हुई नदियों का राजमार्गों का प्रयोग भी उन्होंने किया। यानी युद्ध अभियान जब ये इन्होंने प्रारंभ किए तो यहाँ पे इन्होंने विभिन्न प्रकार के रास्ते भी इन्होंने निकाले हैं और बर्फ से जमी हुई नदियों का राजमार्गों की तरह प्रयोग किया कि इन्होंने यहाँ बर्फ बहुत थी, क्योंकि एक तरफ तो यहाँ पे जो है बर्फीली चोटियाँ थी, तो दूसरी तरफ गोबी का मरुस्थल था, तीसरी तरफ लहरियाँ जो है घुमावदार स्टेपी क्षेत्र थे और कहीं शुष्क गर्मियाँ थी। तो ऐसे में जब शीत ऋतु आती थी तो शीत ऋतु में नदियाँ जब जम जाती थी जो है ओनोन नदी, शिलिंगा नदी, तो यहाँ पर इन नदियों में पानी जब जम जाता था तो यहाँ पर ये जब यहाँ से निकलते थे तो राजमार्गों की तरह ये नदियाँ उनके लिए उपयोगी साबित होती थी। यायावर लोग अपनी परंपराओं के अनुसार प्राचीरों के आरक्षित शिविरों में पैठ बनाने में सक्षम नहीं थे, पर चंगेज़ खान ने घेराबंदी यंत्र और नेपथा बमबारी के महत्व को शीघ्र जाना। चंगेज़ खान ने घेराबंदी यंत्रों का प्रयोग भी किया। यहाँ ये इस प्रकार की घेराबंदी यानी सीज इंजन जिसे कह सकते हैं, ये इंजन इस प्रकार से होते थे कि जैसे उन यंत्रों के माध्यम से ये लोग जो है चारों तरफ से घेरा डाल सकते थे। तोपनुमा आकृति के होते थे। आपने अगर मूवी देखी है बाहुबली,
तो बाहुबली के अंदर भी जो है इस तरह के यंत्र बताए गए सीज इंजन, जिसमें लकड़ी के बड़े बड़े जो है तोपनुमा आकृति को ले जाने वाले होते थे और उसके अंदर पत्थर डाल डाल के फेंके जाते थे। तो इस प्रकार के जो यंत्र है वो चंगेज़ खान ने भी प्रचलन में लाए थे। और इसके साथ ही नेप्ता बमबारी यानी गोला फेंककर, बम फेंककर भी उसने शत्रुओं को हराने में उसको फ़ायदा मिला। उसके इंजीनियरों ने उसके शत्रुओं के विरुद्ध अभियानों में इस्तेमाल के लिए हल्के चल उपस्कर यानी लाइट पोर्टेबल इक्विपमेंट का निर्माण भी उसने किया, जिसके युद्ध में घातक प्रभाव होते हैं। चल उपस्कर यानी लाइट पोर्टेबल, जिसे हाथ में लेकर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेंका जा सकता था और इसके चलते भी जो है युद्ध में घातक अभियान जो है प्रभाव होते थे। तो चंगेज़ खान ने इस प्रकार से इन यंत्रों का प्रयोग भी शत्रुओं के विरुद्ध किया, जिसमें उसे फ़ायदा भी मिला है। तो उसने घेराबंदी के लिए सीज इंजन का प्रयोग किया, नेप्ता बमबारी का प्रयोग किया है, चल उपस्कर यानी लाइट पोर्टेबल उपकरणों का उपयोग भी उसने किया है और इनके प्रभाव युद्ध के लिए घातक भी हुआ करते थे। तो चंगेज़ खान ने इस प्रकार से अपनी कुशलता के आधार पे अपनी सेना को जो है अनुशासित किया, साथ ही साथ सैनिक उपलब्धियाँ जो है वो उनको सिखाई और इनको तीरंदाजी, घुड़सवारी इत्यादि भी इनके जो सैनिक होते थे वो प्रशिक्षित होते थे। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के उसने जो अपने इंजीनियरों की कुशलता से विभिन्न जो है उपस्कर या जो है नए नए यंत्रों का निर्माण भी किया है। तो उसके चलते भी जब उसने युद्ध किए तो युद्ध में इन सब का उपयोग भी उसके लिए जो है उसकी प्रगति में सहायक सिद्ध रहा और उसे जो है सफलता हासिल करने में मदद मिली। देखिए, चंगेज़ खान द्वारा किए गए विनाश का आकलन कि चंगेज़ खान ने या मंगोलों के द्वारा किए गए विनाश का आकलन हम देख सकते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से लोगों को मौत के घाट उतारा था और असंख्य लोगों को मार दिया था इस साम्राज्य विस्तार के लिए। तो इसीलिए चंगेज़ खान है उसने जो अपना साम्राज्य है वो तलवार के बल पर ही जो है स्थापित किया था। तो देखिए परिस्थितियाँ कि चंगेज़ खान के अभियानों के विषय में प्राप्त समस्त विवरण इस पर सहमत है कि जिन नगरों ने उनका प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया, यानी चंगेज़ खान के आगे जिन्होंने झुके नहीं, जिन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, उन पर अधिकार जमाने के बाद वहाँ रहने वाले बहुत से लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। इनकी संख्या बहुत चौंका देने वाली है। इतिहास में इनकी संख्या को बहुत अधिक बताया है या चौंका देने वाली, यानी आंकड़े बहुत ही जो है विस्मित कर देने वाले हैं। 1220 में जब उसने निशापुर पर आधिपत्य करने में 17,47,000, जबकि 1222 में हेरात पर आधिपत्य करने में 16 लाख और 1258 में बगदाद पर आधिपत्य करते समय उसने 8 लाख लोगों का वध किया था। अनगिनत असंख्य लोगों का नरसंहार है वो चंगेज़ खान ने या उसकी सेना ने किया था, विनाश किया था। छोटे नगरों में सापेक्षिक रूप से कम नरसंहार हुआ। नासा में 70,000, बेहाग जिले में 70,000 और कोहिस्तान प्रांत के तुन नगर में 12,000 लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। जहाँ जहाँ मंगोल सेना गई है तो ये विनाश है उन्होंने भरपूर रूप से यहाँ पर किया है। लाखों लोगों को उन्होंने मौत के घाटे उतारा है, जिसके आंकड़े जो है विस्मित कर देने वाले। मध्यकालीन इतिवृत्तकारों ने मृतकों की संख्या का अनुमान कैसे लगाया? इल्खानों के फारसी इतिवृत्तकार जुवेनी ने बताया कि मर्व में 13 लाख लोगों का वध किया गया। उसने इस संख्या का अनुमान इस प्रकार लगाया कि 13 दिन तक 1 लाख शव प्रतिदिन गिने जाते थे। तो उसने अनुमान कैसे लगाया कि हर दिन शव गिने जाते थे युद्ध के पश्चात, और ऐसे में हर दिन एक दिन के 1 लाख शव होते थे और 13 दिन तक लाख शव गिने जाए तो 13 लाख होते हैं। तो इस प्रकार से प्राचीन इतिहासकार या इतिवृत्तकारों ने संख्या का अनुमान है इस आधार पर लगाया है और संख्या बहुत ही ज़्यादा है, वो विस्मित कर देने वाली है, आंकड़े बहुत ही चौंका देने वाले हैं। तो चंगेज़ खान ने या उसकी मंगोल सेना ने बहुत सारे जो है लोगों को मौत के घाट उतारा और एक बाद में एक विस्तृत मंगोलियन साम्राज्य वो है खड़ा किया था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें चंगेज़ खान का जीवन व्रत हमने समझा और चंगेज़ खान की उपलब्धियां कि किस प्रकार से उसने चीनी प्रदेश या चीन के कुछ भूभागों के ऊपर विजय प्राप्त की और फिर उसके बाद उसने अपने साम्राज्य को बहुत आगे तक
जो है कई प्रदेशों तक उसने बढ़ा दिया था, जिसमें ओट्रार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुरगंज, मर्व, निशापुर, हेरात और भी कई जगह इस प्रकार से वो रूसी स्टेपी क्षेत्र या कैस्पियन सागर की तरफ तक चला गया था। ये था हमारा आज का टॉपिक। देखिए बच्चों, इसमें सीज इंजन आया है या घेराबंदी यंत्र आए हैं। तो जो हम चंगेज़ खान के घेराबंदी यंत्रों को जानना चाहते थे, तो प्राचीन समय जब युद्ध होते थे तो इस दौरान इस तरीके के घेराबंदी यंत्र है वो जो ये काम में लेते थे, और फिर इसके आधार पे वो उन्हें युद्ध लड़ने में आसानी होती थी, चारों तरफ से घेर लेते थे, इस प्रकार से वो वार करते थे। तो ये इस प्रकार के घेराबंदी यंत्र होते थे। प्राचीन समय में इससे भी और भी इस तरह के भी हुआ करते थे जो यंत्र होते थे, ये युद्ध में इस तरह से इनको काम में लिया जाता था। तो ये जैसे मंगोलियाई लोग हैं, ये मंगोलियाई में चंगेज़ खान और उसके सैनिक हैं, तो ये इन्होंने इस प्रकार के घेराबंदी यंत्रों को काम में लिया था, और इस घेराबंदी यंत्र के माध्यम से जब वो युद्ध करते थे तो उन्हें युद्ध में आसानी होती थी और सफलता भी उनको मिल जाती थी। इसके साथ ही चल उपस्कर भी वो काम में लेते थे, जिसमें वो सीधा प्रहार करते थे और फिर छोटी छोटी बमबारी यानी ऐसे कुछ प्रयोग करते थे जिसके माध्यम से वो शत्रु को आसानी से पराजित कर सकते थे। तो ये पिक्चर देख के अब आपको समझ में आ गया होगा कि घेराबंदी यंत्र है वो किस प्रकार के हुआ करते थे।